हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इनसाइड अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों अभी हम बस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसे फील्ड में ये एंटर किया जिसके साथ ये कुछ एंगल बना रहा है। जैसे ऐसा कह लूं मैं, जैसे यहाँ पे बच्चों जो मैंने फील्ड लिया है वो अंदर की तरफ लिया हुआ है और मैंने चार्ज पार्टिकल को इसमें इस तरीके से एंटर कराया हुआ है। मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसको कुछ एंगल बना के एंटर करा सकते थे, जैसे कि ऐसा है ना, हम लोग इसको कुछ एंगल बना के एंटर करा सकते थे। तो उसके केस में जो है रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। इसके साथ जो मैंने फोर्स का एक्सप्रेशन यहाँ फाइनल लिखा हुआ है वहां पे साइन थीटा भी आएगा। कुछ बच्चे अभी आई थिंक साइन थीटा के साथ फैमिलियर नहीं है, तो मैं उस चीज को अभी नहीं बता रहा हूं, है ना, या फिर मैं इसके बाद थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दूंगा। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं बच्चों मूविंग चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आप देखिए, जब हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो फोर्स उसके वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंबाइन करते हैं। ये बच्चों ऑब्जर्व, ये हमारा जो है ऑब्जर्वेशन से हमने ये रिजल्ट डिराइव किया था। जब हमने तीनों कंबाइन किया हमें मिलता है F इज इक्वल टू क्यू भी पी। ऑलराइट बच्चों, यहां पे हमारा जो है F इज इक्वल टू क्यू भी मिलता है, और यहां पे जो हमारा फोर्स आता है इससे, यहां से जो हमारा फोर्स आता है ना, वो क्या होता है, B वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है और V वेक्टर पे भी, B वेक्टर पे भी और V वेक्टर पे भी। मतलब जो हमारी फोर्स आएगी वो ऐसी होगी कि हमारी वो B वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगी और B वेक्टर पे भी, मैग्नेटिक फील्ड पे भी और उस पार्टिकल के वेलोसिटी पे भी, है ना। जैसे अगर मैं आपको अब कैसे निकालेंगे, फोर्स तो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो आ गया, क्यू भी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं अच्छे से, क्योंकि ये जो डायरेक्शन निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमने ये तो निकाल लिया F इज इक्वल टू क्यू भी होता है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अभी अब देखो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डायरेक्शन की मैंने आपको बताया कि राइट हैंड पाम रूल हम लोग बोलते हैं इस रूल को, है राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं इसको हम लोग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, फिंगर्स को अलाइन करते हैं हम लोग किसके अलोंग, तो बी वेक्टर के अलोंग, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। ठीक है, थंब को जो है हम लोग अलाइन करते हैं वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग या फिर करंट के अलोंग। फिर अलाइन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, लाइन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ठीक है, ऑन palm gives us direction of force। ठीक है, फिंगर्स अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इसमें करो, चल इसका यूज करता हूं, फिंगर्स अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसका मैंने आपको मतलब समझा दिया था कि इसका मतलब होता है इनटू द प्लेन, इसका मतलब होता है इनटू द प्लेन। बच्चों इनटू द प्लेन फिंगर्स, थंब मेरा किधर की ओर है, देखो वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग है, इधर की ओर है ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग होगी मेरी थंब। अब मैंने क्या बोला, फोर्स के लिए क्या करोगे आप, अलाइन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड ऑन पाम, तो ये हो गया पाम, इस पे परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ये देखो, तो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की ओर। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, तभी तो ये ऊपर जा रहा है, तभी तो ये ऊपर जा रहा है। तो यहां पे अगर आप देखें तो बच्चों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, ऊपर की ओर। जब यहां पहुंच गया तो अब बताओ
फोर्स डायरेक्शन चेंज हुई होगी क्या? बिल्कुल चेंज हुई होगी। क्यों चेंज हुई होगी? क्योंकि यहाँ पे v की भी तो वेलोसिटी ऐसे है और यहाँ पे तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है। जब यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो गई तो f कैसे चेंज नहीं होगा? तो यहाँ पे भी हमारा f का डायरेक्शन चेंज हो गया है। f का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है बच्चों? ये देखो आप, यहाँ पे अब देखो फिंगर्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, थंब अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर। ये देखो राइट हैंड पाम पे परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे जो है बच्चों फोर्स लग रहा है ऐसे। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर कैसे हो गई? ऐसे। ये देखिए आप, यहाँ पे फोर्स कैसे हो गया? फिंगर्स अंदर की ओर, थंब वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग, फोर्स इससे परपेंडिकुलर आउटवर्ड। देखिए, देख रहे हैं आप देख रहे हो यहाँ पे भी हमारी वेलोसिटी वेक्टर थी ऐसे, इससे परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, है ना? तो हर जगह जो है ये बच्चों हमारा फोर्स वेलोसिटी वेक्टर, और बी वेक्टर तो देखो इस तरीके से है और फोर्स हमारा लग रहा है ऐसे। यहां पे अगर बात करें, ये देखो बी वेक्टर अंदर की और फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, हर जगह हमारा जो है फोर्स जो है वो बी वेक्टर पे और बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये होता है बच्चों हमारा मैग्नीट्यूड क्यू भी बी। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो पार्टिकल है ना, ये हमारा एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अब इससे जो जो इंफॉर्मेशन हमने निकाला उसको मैं लिख देता हूं बच्चों। तो देखिए, अगर बच्चों हम देखें तो कितना हो गया बताओ? एफ हमारा क्यू भी हो गया, और यहां पे हमने देखा कि ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन भी कैसा कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी यहाँ पे थी वही वेलोसिटी यहाँ पे है, वही वेलोसिटी यहाँ पे है। वेलोसिटी नहीं है वही, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यहाँ पे थी वही यहाँ पे, यहाँ पे हर जगह जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है दैट इज v v v। डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अलग है ना? तो ये हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। हमारा हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना? और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर बॉडी करता है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बॉडी करता है, आपने 9th में पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं कि जब भी एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। ठीक है, जैसे मान लो कि इसको मैंने एक थ्रेड में बांध दिया और फिर इसको मैं राउंड राउंड ऐसे घुमा रहा हूं, तो मैं अपने फिंगर से जो इसको फोर्स दूंगा ना, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। जैसे ही मैंने इसको फिंगर से रिलीज कर दूंगा, ये क्या होगा? करना बंद कर देगा, ये दूर जाके कहीं गिर जाएगा, है ना? तो जो मैं फिंगर से अपना फोर्स सप्लाई कर रहा था इसको, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी वैल्यू होती है बच्चों mv²/r। तो इसके केस में तो कौन सप्लाई कर रहा है इसको? इसके केस में इसको कौन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवा रहा है? इसके केस में इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवा रहा है F इज इक्वल टू क्यू भी बी। कौन? मैग्नेटिक फोर्स। कौन करवा रहा है बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवा रहा है। आप सोच रहे होगे कि सर ये तो हमारा कहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किया? ये तो आधा ही किया। आधा इसलिए किया बच्चों क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ही हाफ थी, तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तभी तक तो फोर्स लगेगा। यहां तक इसने मैग्नेटिक फोर्स लगाया, जैसे ही ये बाहर निकल गया मैग्नेटिक फोर्स से, ये देखो क्या हो गया? सीधा निकल गया, क्योंकि अब आगे कोई फोर्स है ही नहीं। यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कर क्या रहा है? मैग्नीट्यूड तो चेंज कर नहीं रहा, हमने देख लिया, जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे वही मैग्नीट्यूड यहाँ पे, वही मैग्नीट्यूड यहाँ पे। ये कर क्या रहा है? ये चेंज कर रहा है क्या? डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि हमारा वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है। जब भी फोर्स वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होता है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पाता है, बस डायरेक्शन ही चेंज कर पाता है। और ये यहाँ पे वही काम कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है।
ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो कहां तक कर रहा है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड खत्म, डायरेक्शन चेंज करना इसके अब बस की बात है नहीं, ये नहीं कर पाएगा। अगर बच्चों मैं ऐसा करता कि यहाँ इसको यहाँ पूरा आगे था, यहाँ पे भी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा देता, लेट्स से मैंने ये सब भी मैग्नेटिक फील्ड मैंने अगर लगा दिया, तो ये क्या होता बच्चों, ये सीधा नहीं निकलता, ये हमारा ऐसे आके करता है एक सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इलिप्स लग रहा है बट मान लो कि सर्कल है, तो ये हमारा ये ऐसा आके करता सर्कुलर मोशन, पूरा सर्कुलर मोशन करता, ये ऐसे गोल गोल इसमें घूमता रहता जब तक कि आपने फोर्स अप्लाई करना, जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ नहीं करते, जब तक मैग्नेटिक फील्ड हमारा अवेलेबल रहता, ये हमारा ऐसा सर्कुलर मोशन करता रहता। तो बच्चों हमने देखा क्या कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सप्लाई कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू है QAV। तो हमने देखा यहाँ से ये भी से हमने इसको स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि R को मैंने इधर भेज दिया तो कितना आ गया हमारा ये mv/QB। मतलब ये कितने रेडियस का सर्कल बनाएगा वो हमें, अगर हमें ये क्वांटिटी पता है तो हम निकाल सकते हैं। क्या, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल की मास क्या है वो, वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन दिस चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें ये चीजों से हम लोग जो है इस सर्कल कितने रेडियस का ये हमारा सर्कल बनाएगा वो हम पता कर लेंगे। ऐसे अगर बच्चों में सिंपल सा प्रॉब्लम करूं, ऐसा अगर आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि चार्ज पार्टिकल ऑफ mass 1 kg and charge 1 microcoulomb is projected, है ना, is projected inside a magnetic field, है ना, inside a magnetic field of magnitude 1 Tesla with velocity of 10 to the power 6 meter per second. Then find out radius of this circular path। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ। तो क्या होता है बच्चों, अगर R = mv/QB होता है ना, इसे सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे, आसान है बहुत, आंसर आ जाएगा। देखो मास कितना है 1, वेलोसिटी कितनी है 10 to the power 6, Q कितना है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम यानी 10 to the power -6 कूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करूंगा ना मैं, 10 to the power -6। B कितना, इन्फॉर्मेशन जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका हम लोग यूज करके जो है R को निकालने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। तो आप देख लो हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या होती है बच्चों, ½ mv², है ना, ये होती है। ठीक है, चलो अब R देख लो, अब क्या होता है, R होता है हमारा mv/QB। मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो R² = m² v² / Q² B²। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, R² mv² को मैंने बाहर रखा, ठीक है, अंदर क्या बचा, m बच गया बाई Q² B², है ना। ठीक है, अब नीचे मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो एक 2 क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा, न्यूमरेटर में भी आएगा, और इसको मैं क्या लिख दूं, mv²/2 k लिख देता हूं। तो R² = 2km/, इसको मैंने k लिख दिया, और ये हमारा 2 आगे आ गया, तो 2km/Q² B², अपॉन Q² × B²। ये हटाऊंगा मैं तो क्या आएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा। तो बच्चों यहां से हमारा जो R है ना वो क्या आ गया, 2km का अंडर रूट बाई QB। R = √2km/QB। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, R = √2km/QB। तो काइनेटिक एनर्जी टर्म्स में रेडियस की हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि बच्चों मान लो आपको कि
अब ऐसा दिया हुआ है कि इज प्रोजेक्टेड इनसाइड ऑफ बी विद मोमेंटम p विद मोमेंटम p देन r इज इक्वल टू व्हाट। मतलब अब हम r जो निकालेंगे वो मोमेंटम के टर्म्स में निकालेंगे। देखो बहुत सिंपल है। तो r इज इक्वल टू हमारा क्या होता है mv बाई क्यूबी, और mv क्या होता है बच्चों मोमेंटम। तो r इज इक्वल टू p बाई क्यूबी। काफी सिंपल है ना, r इज इक्वल टू p बाई क्यूबी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग रेडियस की वैल्यू देख ली हमने, है ना। टाइम पीरियड का भी हम वैसे ही कर सकते हैं, जो भी हमने रेडियस की वैल्यू निकाली उन सबको हम 2 पाई r बाई v की जगह पे, है ना, पुट कर सकते हैं। तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो सारे आ जाएंगे टाइम पीरियड के। अभी बच्चों एक हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये। और तो उस न्यूमेरिकल को बताने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में तो आप जानते होंगे इसके बारे में। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अल्फा पार्टिकल के अंदर बच्चों 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो इसका मास कितना हो गया, इसका मास हो गया बच्चों 4, है ना, AMU। ठीक है, और इस पे चार्ज कितना हो गया 2, है ना, यूनिट। और यहाँ पे एक यूनिट क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी चार्ज को मैं लिखता हूं कितना 2e, है ना, 2e। e क्या है चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, और मास कितना हो गया 4u। 4u समझ रहे हो ना, AMU एटॉमिक मास यूनिट 1/12 ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा जैसे 2 प्रोटॉन हो गए 2 न्यूट्रॉन हो गया, तो मास नंबर हो गया हमारा 4, यानी 4u हो जाएगा टोटल मास इसका। एक हम बात करें अगर इसके एक मोल की अगर हम लोग बात करें तो और यहाँ पे हमारा कितना हो गया बताइए, चार्ज कितना हो जाता है इस पे, तो चार्ज होता है हमारा 2e। ठीक है, अगर हम लोग ड्यूट्रॉन का बात करें बच्चों तो ड्यूट्रॉन को चलो मैंने डी से डिनोट कर देता हूँ। तो ड्यूट्रॉन पे क्या होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो बच्चों इसका मास जो है ना वो हो जाता है 2u, है ना। अगर 1 मोल लोगे तो ये हो जाएगा 4 ग्राम, मतलब 1 मोल लोगे तो हो जाएगा ये 4 ग्राम। यहाँ पे हम एक एटम का ले रहे हैं, एक मोल का नहीं, एक एटम का ले रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे एक एटम का 4u। ठीक है, अगर आप मोल लेते तो हमारा 4 ग्राम हो जाता। और हमारे यहाँ पे कितना हो गया चार्ज कितना हो गया बच्चों 1e। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। अल्फा ड्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन ले लेते हैं। तो प्रोटॉन पे बच्चों क्या होता है एक प्रोटॉन ही होता है बस। तो प्रोटॉन के लिए मास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए मास हो जाएगा 1u, और चार्ज भी हो जाएगा हमारा कितना 1e। तो ये अल्फा ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया जिसका इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, अल्फा ड्यूट्रॉन प्रोटॉन। अभी कहा गया कि an alpha particle, a neutron particle and a proton, an alpha particle, a neutron and a proton are projected in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field with same kinetic energy, then find out the radius of their radii, sorry, ratio of their radii, then find out the ratio of their radii। इन तीनों के रेडियस का रेशियो क्या होगा बच्चों। तो हमने आर अभी जस्ट डिस्कस किया, आर क्या होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो आर होता है हमारा क्या 2km/क्यूबी, है ना। तो हम लोग निकालते हैं सबके लिए। तो बच्चों आर अल्फा क्या हो जाएगा √2km की वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो 4/क्यूबी, है ना। क्यूबी कितना है तो 2 है, और मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग बी ले लेते हैं, यूनिफॉर्म है सबके लिए, सेम मैग्नेटिक फील्ड है बी। चलिए अभी मैं यहां पे निकालता हूं आर ड्यूट्रॉन, ये कितना हो गया √, इधर निकालता हूं, है ना, √2k, है ना। काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम है, तो ऑल थ्री आर प्रोजेक्टेड विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। मास कितना हो गया इसका 2 हो गया, और चार्ज कितना है 1 है, 1 इंटू बी।
अगर हम लोग बात करें प्रोटॉन की तो कितनी हो जाएगी, √2k, m कितना हो गया इसका, एक ही प्रोटॉन है तो 1 ही हो गया, 2km/क्यूब। 1 चार्ज भी 1 है, b तो हमारा सेम ही है। अब इन तीनों का रेशियो निकालना था तो आप यहीं पे रेशियो निकाल दो ना सर। ये देख लीजिए आप, देखो √2k सभी में है ना, कैंसिल करो इसको। 2 इंटू b सभी में है, कैंसिल कर दीजिए इसको। अब देखो ये 4 रूट से बाहर आएगा, 4 रूट से बाहर आएगा, कितना बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा तो 2 आएगा, और 2/2 है ना, यहां से लिख देता हूं मैं, r अल्फा इज टू r d इज टू r p इज इक्वल टू, ये देखो r अल्फा का देखो 4 से बाहर आएगा तो 2 आएगा, 2 से 2 1 हो गया, 1:2। यहां देखो ये यहां से क्या बाहर आएगा, बस √2 आएगा ना, तो 1:√2। h2 यहाँ देखो क्या बच गया, यहाँ पे हमारा 2 के तो कैंसिल हो ही गया था, 1 बचा है, 1 रूट से बाहर आएगा हमारा, 1 ही आ जाएगा। ये देखो आपका आंसर आ गया, 1:√2:1 सॉरी। तो आपका आंसर आ गया है बच्चों। तो आपको अगर इस तरीके से दिया हुआ हो तो हम लोग फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ current carrying wire placed inside uniform magnetic field। ठीक है, फोर्स ऑन अ current carrying wire placed inside a uniform मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो जैसे मान लो आपका एक वायर को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी करंट जा रहा है इसमें आई, और इस वायर की लेट से लेंथ है आपकी एल, स्ट्रेट वायर है। ठीक है ना, अभी हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो पहला तो हमारा स्ट्रेट वायर लेंगे, कंडीशन है। दूसरा हमारा जो है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। हम लोग बच्चों स्पेशल केस के लिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मैथ्स की थोड़ी लिमिटेशन है ना, हमने अभी मैथ्स में बहुत कुछ पढ़ाई नहीं किया हुआ है, इसलिए हम लोग स्पेशल केसेस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। और यही पूछा भी जाता है एमटीएससी में, अगर क्वेश्चन आ जाता है ना तो ऐसा ही आएगा, आपसे परपेंडिकुलर ही देगा, वो आपको किसी एंगल पे नहीं देगा। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, हालांकि थोड़े दिन बाद में एंगल वाला भी बताऊंगा आपको, है ना, हाँ एंगल वाला भी मैं आपको समझाऊंगा कि अगर एंगल दोनों के बीच में होता है तो कैसा होगा। आज नहीं, वो हम लोग एक बार खत्म करते हैं पहले इसको, फिर जो है एडवांस क्लास में लूंगा कुछ, तो उन एडवांस क्लासेस में मैं आपको, जब हमारा परपेंडिकुलर नहीं है, जनरल है हमारा कोई भी एक एंगल, उसके लिए क्या होगा वो मैं आपको समझाऊंगा एडवांस क्लास में। स्ट्रेट वायर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है ना, परपेंडिकुलर आप यहीं पे, इन यूनिफॉर्म आप यहीं पे ऐड कर लो, तो आपको एक एक्स्ट्रा लाइन लिखना पड़ेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो अब यहां पे बच्चों जो फोर्स होता है ना, वो क्या होता है हमारा, आई बी एल, फिर इसको आप ऐसे लिखो आई एल बी, ये होती है हमारी फोर्स की वैल्यू, ये होती है हमारी फोर्स की मैग्नीट्यूड आई एल बी। ये बच्चों हम लोग डेरिवेशन इसका नहीं सीखेंगे, है ना, डेरिवेशन आप इसका रहने दीजिए, अभी आप बस इतना जानिए, ये होता है बच्चों इसका मैग्नीट्यूड आई एल बी। ठीक है, आई क्या है बच्चों हमारा, करंट हो गया, एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर हो गया, और बी क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी वैल्यू। हालांकि इसका डेरिवेशन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ है नहीं, चलो मैं इसे कर ही देता हूं। देखो एफ क्या है बच्चों हमारा, क्यू भी ये तो हमने सीखा था, ऑब्जर्वेशन से आया था ये, है ना, ओके।
अब इसमें जो है आपको थोड़ा सा यूज होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो आपने नहीं पढ़ा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज होगा, इसलिए बच्चों आप रहने देते हैं, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला यूज आपको उसका फॉर्मूला नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी आपको समझाने में मुझे। कोई बात नहीं, हम लोग इसको ड्राइव करेंगे, इसको भी हम लोग एक बार एडवांस क्लास में, इसका भी मैं एडवांस क्लास लूंगा, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिसिटी का भी एडवांस क्लास लूंगा, तो जिसमें मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह एक्सप्लेन करूंगा। जो पुराने बच्चे हैं आई थिंक उनको पता होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, उनको पढ़ाया था मैंने एनएससीजेएस की क्लास में। तो देख लो आप, F इक्वल टू अगर हमारा आई एल बी है, ये अभी आप मान के चलो, है ना। एक बार मैं एडवांस क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा दूंगा ना, तो फिर मैं आपको इसका डेरिवेशन भी करा दूंगा। तो F इज इक्वल टू आई एल बी, इस फॉर्मूले का यूज करना होता है हमें फोर्स निकाल का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। अगर बात करें डायरेक्शन के लिए तो कैसे करेंगे, डायरेक्शन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिंगर्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, थंब अलोंग द करंट। यहाँ पे करंट, पहले वेलोसिटी आ रही थी ना, यहाँ पे करंट, और परपेंडिकुलर लाइन ऑन द पाम, फोर्स। इस पे बच्चों फोर्स लगेगा ऐसा। कैसे किया, फिंगर्स को रखा मैग्नेटिक फील्ड में, थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, आउटवर्ड परपेंडिकुलर लाइन ऑन पाम, इधर की ओर आ रहा है मतलब इधर की ओर हो गया फोर्स। बहुत सिंपल है, F इज इक्वल टू आई एल बी। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर मैं फोर्स निकाल लूं, मान लो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इसका 5 एम्पियर, लेंथ दी हुई है आपको 2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है 10 टेस्ला। बताइए क्या हो गया फोर्स। तो बच्चों फोर्स हो गया इस पे आई एल बी, आई हो गया कितना 5, एल कितना 2, बी कितना 10, 100 न्यूटन, इधर की ओर लेफ्ट साइड, है ना, 100 न्यूटन लेफ्ट, है ना। बहुत सिंपल। बच्चों अगर हम देखें, आपको एक चीज और बताऊं मैं, अगर जैसे मान लो कि एक हमारा वायर है ना, और उसी के पैरेलल एक दूसरा वायर है, और दोनों में ऐसे सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और दोनों लॉन्ग वायर्स हैं। यहां पे हमें निकालना है क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, कितना होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा। ठीक है, इन दोनों वायर के बीच में। तो आप देखो ये देखो यहाँ पे फोर्स कैसे लगेगा, पहले आप ये समझो। ये वाला वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा अंदर की ओर। मान लो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, कितना, म्यू नॉट, लॉन्ग वायर है ना, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, सॉरी, अंदर की ओर। और ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी, कौन से फॉर्मूले से, आई एल बी से। ठीक है, तो आप मान लीजिए इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2, ये हमारा म्यू नॉट I1 हो गया। तो कितना हो गया बताओ। तो बच्चों अब ये तो लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, तो हमारा फोर्स भी कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। लेकिन हमें फोर्स निकालना नहीं है, निकालना क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग मान लेंगे, हम लोग इसका एल लेंथ ले लेंगे, कि हम फोर्स पूरे में नहीं निकाल रहे हैं, हम बस एल पे ही निकाल रहे हैं। हम पूरे पे लेंथ, पूरे पे नहीं निकाल रहे लॉन्ग वायर पे, बस एल लेंथ पे निकाल रहे। तो हमारा एल लेंथ के लिए फोर्स कितना हो जाएगा, तो I2 इंटू एल, और बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी। तो ये आ गया हमारा बच्चों फोर्स। हमें क्या चाहिए था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो क्या होता है, F बाई एल। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, F बाई एल। इसको इधर लेके आ जाओ, तो F बाई एल क्या आ गया बच्चों, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। तो ये आ गई बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है ना, फोर्स बिटवीन टू, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, है ना। ये होगी बच्चों हमारी फोर्स की वैल्यू। अच्छा अगर बात करें दोनों अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को या रिपेल करेंगे, क्या बोलोगे आप बताओ, अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की हम डायरेक्शन निकाल ली है अंदर की ओर। अब हम लोग
फोर्स का देख लें, अगर ये इधर की ओर आ रहा होगा मतलब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर इधर की ओर जा रहा होगा मतलब रिपेल कर रहे होंगे। तो चलिए, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, थंब करंट के अलोंग, ये देखो फोर्स ऐसे, यानी क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, यानी हमारा यहाँ पे होगा अट्रैक्शन। मतलब जब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो होगा अट्रैक्शन। अगर मैंने करंट को ऐसे फ्लो करा दिया है तो अभी हमारा आंसर कौन सा आया था, ये वाला आया था, है ना। अभी देखते हैं आंसर कौन सा आएगा, ये वाला हमारा पहले नहीं आया था, अब देखते हैं कौन सा आएगा। अब देखो, अब तो कॉमन सेंस भी कह सकते हो कि जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा। बिल्कुल सही, इधर की ओर ही होगा, निकाल के हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखो, अभी हमारा जो है करंट हमारा नीचे की ओर है ना, तो थंब को हम ऊपर नहीं रखेंगे, नीचे रख देंगे, नीचे। तो ये देखो फील्ड अंदर की ओर, थंब नीचे की ओर, ये देखो इधर ये पाम पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड लाइन किधर जा रही है, इधर की ओर ना, तो फोर्स अब इस पे इधर की ओर लगेगा। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपल्सन होगा, सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, मिलता है अगले वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी कितनी, आप बताएं। ये हो जाएगी हमारी ऊपर आके ये 10 टू द पावर -6 प्लस हो जाएगा ना, तो आर हो जाएगा हमारा कितना, 10 टू द पावर 12 मीटर। देखो ये -6 आके ऊपर हो जाएगा ना, ऊपर आके 10 टू द पावर +6 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या, 10 टू द पावर 12। तो बच्चों आर हो जाएगी हमारी 10 टू द पावर 12 मीटर। ठीक है, चलो अभी हम लोग निकालते हैं बच्चों इसकी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होती है, टाइम पीरियड बच्चों एक ऐसा टर्म है ना, मतलब टाइम पीरियड अगर डिफाइन करना चाहें, आपने 9th में पढ़ा होगा, टाइम टेकन बाई अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल। मतलब जैसे यहां से मूव करना स्टार्ट किया तो वापस कितनी देर बाद यहाँ पे आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों टाइम पीरियड। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर इसकी रेडियस r है तो ये यहां से जाके यहां तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 2πr। और इसकी स्पीड क्या है, v, कांस्टेंट स्पीड है ना, तो t क्या हो गया, 2πr/v। r की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2πmv/qb, और यहाँ पे v से v कैंसल आउट, क्या हो गया बच्चों, 2πm/qb। टाइम पीरियड हमारी कितनी हो गई, 2πm/qb। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की तो निकालें, बहुत आसानी से निकल जाएगा, 2π इंटू m, m क्या है बच्चों 1 kg, q क्या है 10 टू द पावर -6, b क्या है 1, आंसर क्या आ गया 2π इंटू 10 टू द पावर 6 सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो 2π इंटू 10 टू द पावर 6 सेकेंड। ये 10 टू द पावर -6 ऊपर आके प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने निकाल लिया इसका टाइम पीरियड भी, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अभी बच्चों अगर ऐसा हमें अब कहा गया हो कि आप जो है रेडियस को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखो, रेडियस को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखो। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि दिस चार्ज इज प्रोजेक्टेड विद दिस काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आपको कहा गया कि देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास m, है ना, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m kg एंड चार्ज q is projected inside a magnetic field B, inside a magnetic field B with kinetic energy K, then R is equal to what। तो kinetic energy K है ना, उसके टर्म में हमें निकालना है R।